बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो इमरान खान साहब ने वज़रा की कारकर्दगी के ऊपर 10 टॉप 10 वज़रा की एक लिस्ट जारी की है, उस पर वज़रा के अंदर भी तशवीश है। शाह महमूद कुरैशी साहब को लगता है कि उनकी वज़ारत जो है वो टॉप 3 में होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा जी बेहतरीन काम किया है। शहजाद अरबाब साहब को उन्होंने ख़त लिखा, जो इमरान खान साहब के मावन ख़ुसूसी हैं, और वो इस पे काम कर रहे थे कि उनकी वज़ारत को जो 11वां नंबर मिला है, इस पे उनको शदीद तशवीश है और तरीक़ाकार के ऊपर उन्होंने इख्तलाफ किया है। 26 में से 22 अहदाफ वज़ारत ख़ारजा ने उनके मुताबिक हासिल किए हैं, और दूसरी समाई में उन्होंने 24 में से 18 अहदाफ हासिल किए थे, लेकिन उनके साथ सलूक ठीक नहीं हुआ और मैकेनिज़्म के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं वो इस कारकर्दगी रिपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं गंदा करने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत को। ख़ास तौर पे पहले नंबर पे आने वाले वज़ीर मुराद सईद, और मुराद सईद को मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा टॉक शोज़ करते थे माजी में, लेकिन जिस दिन से उनको वज़ारत मिली है वो टॉक शोज़ वगैरह में भी नहीं आते। और हम लोग जब उनसे रब्ता करते हैं तो वो कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी कहीं, और वो बहुत काम कर रहा है। बतौर वज़ीर मुराद सईद ने वाकई काम किया है और वो काम नज़र भी आता है। वो ऐसा काम है कि आप अगर मुख्तलिफ़ सड़कों पे जाएँ, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएँ तो आपको पता चल जाता है। हाँ, आप काम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं ये कहकर कि ये मनसूबा मुराद सईद ने गलत बनाया, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये जिस तरह की तनकीद हो रही है और कुछ सहाफ़ी कर भी रहे हैं। न्यूज़ 1 के ऊपर एक सहाफ़ियों के ग्रुप ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, पैमरान उसके ऊपर एक वो शोकाज भी दिया है और सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी खौफनाक कंपेन भी चली है, लेकिन ये ज़्यादती है। आप अगर करना चाहें तो आप ये बात कर सकते हैं कि वज़ीर ने करप्शन की, आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर ने गलत मंसूबों पर पैसे लगाए, आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर ने नाअहली दिखाई, नकम्मा वज़ीर है। आप ये कह सकते हैं कि फ़लाँ जगहों के ऊपर किक बैक्स हैं, रिश्वत हुई है, कमीशन लिया है, या सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, या गैर ज़रूरी तौर पर पैसे ज़ाया हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। आप वज़ीर की वज़ारत में इन चीज़ों पे आप तनकीद कर सकते हैं क्योंकि उनको उसकी कारकर्दगी के ऊपर पहला नंबर मिला एक वज़ीर को। तो आप बताएं जी कारकर्दगी जो है वो गलत है और उसके ऊपर आप अपना काउंटर नैरेटिव पेश करें। अगर आप सहाफ़ी हैं तो अपनी सहाफ़त के ज़रिए से आप बताएं कि जनाब ये चीज़ें इस बंदे ने ठीक नहीं की। करैक्टर असैसिनेशन करना ये तो पाकिस्तान में सबसे आसान काम है। यानी वहाँ पे अब एक सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है, कारकर्दगी पे बात करने की बजाय रेहाम खान की किताब का हवाला दिया गया। रेहाम खान अपने इल्ज़ामात पे ख़ुद बरतानिया में माफ़ी मांग चुकी हैं, जुर्माना अदा कर चुकी हैं, और उसकी किताब इस लिहाज से, किसी भी लिहाज से इस काबिल नहीं है कि, या उस पर नहीं लिखा हुआ कि वज़रा की कारकर्दगी क्या है। अब वो तो एक बदला लेने के लिए किताब लिखी थी एक तलाक याफ्ता औरत ने कि जनाब मुझे तलाक हो गई है तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। हालांकि तलाक से एक दिन पहले तक वो इमरान खान की सबसे बड़ी मोतरफ थी, तलाक के फ़ौरन बाद वो इमरान खान की सबसे बड़ी मुखालिफ बन गई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें, अगर रेहाम खान आज भी इमरान खान की बीवी होती तो वो इमरान खान के नाम की माला जप रही होती, लेकिन अब वो क्योंकि उसकी बीवी नहीं है लिहाजा वो बदला ले रही है। अब सारी औरतें जो जमायमा की तरह तो नहीं होती, या सारी औरतों का जो है वो इस किस्म का तो रवैया नहीं होता कि वो इस किस्म का ज़र्फ़ भी नहीं होता कि वो तलाक के बाद भी अपने आप को नॉर्मल रख पाएँ। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मली। अब अगर करप्शन की है ना मुराद सईद ने तो वो बताएं, रिश्वत कमीशन वो बताएं। ये चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अपनी जो बदतहजीबी की ऑडियोज़ हैं, या अगर अपने चाहने वालों की कोई वीडियोज़ भी आ जाएँ, बेडरूम की फहश वीडियोज़ आ जाएँ, तो उनके ऊपर भी ये कहते हैं कि निजी ज़िंदगी है, लेकिन एक ऐसी किताब का हवाला देने में नहीं चूकते। अगर बंदा पसंद नहीं है या वो अपनी पसंद की पार्टी नहीं है तो ऐसी किताब का हवाला देने से भी नहीं चूकते जिसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। और यानी एक बदले वाली किताब है, में फिर वही बात रिपीट हो जाएगी। अब अगर कोई इनमें से इखलाकियात का दर्स देना तो फिर इसके ऊपर जो है वो मातम ही किया जा सकता है। एक और चीज़ है, हुकूमत भी तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से एक अहम फैसला कर चुकी है। अपोजिशन तो तहरीक-ए-एतमाद नहीं ला पाएगी, लाएगी तो नाकाम हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में जब नाकामी होनी है तो फिर वो इससे बचेंगे और इसको नहीं लाएंगे। हुकूमत अपोजिशन के लिए इस तहरीक-ए-एतमाद को एक छेड़ बना के रखने, यानी अब उनको चढ़ाएंगे इससे। हर टॉक शो के अंदर,
हर आने वाले दिन में वो ये कहेंगे लाओ तहरीक एतमाद क्यों नहीं ला रहे, लेकर आओ तहरीक, और ये पहले भी ये कर रहे थे। अब हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने एक ऐसी चाल चली है जो उनको उल्टी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। टॉक शोज़ हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया टॉक्स हों, कहीं पे भी हों, ये लोग अब रोला डालेंगे हुकूमत वाले, और अपोजिशन को बार बार कहेंगे लाओ तहरीक एतमाद, लाओ तहरीक एतमाद, क्योंकि सिर्फ 4 पार्टियों को तो काबू करना है। मुन्नी सलाई को वजारत तो मिल गई है, काफ लीग जा नहीं सकती, MKM के पास वजारतें मौजूद हैं, और वो अगर जाएगी भी तो आधी से भी कम जाएगी, बाकी इस तरफ रहेगी। और जहाँ तक बात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, वो एक वजारत के ऊपर राज़ी हो जाएंगे। GDA वो वैसे ही राज़ी है, जमहूरी वतन पार्टी वो भी राज़ी है, शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग वो एक ही सीट है, वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, तो अपोजिशन को इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसने वही बात साबित की जो मैंने आपसे कही थी। आप मेरा वीलॉग निकाल के देखें, मैंने लगभग 5-6 दफ़ा ये बात की है, और आज मैं उसको दोहराने वाला हूँ। और ये बात मैं आपसे नहीं, खुद से नहीं दोहरा रहा, इस मरतबा ये बात डॉक्टर्स ने की है। डॉक्टर्स का जो एक 9 रुकनी बोर्ड बनाया हुआ है पंजाब में, उसके पास जब डॉक्टर फयाज शाल की रिपोर्ट आई जो मियां नवाज शरीफ साहब की है, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को मेडिकल ओपिनियन करार दे दिया कि ये एक तिब्बी राय है एक डॉक्टर की, इसके साथ कोई लैब रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है, या इसके साथ कोई सबूत ऐसे मौजूद नहीं है जो एक मेडिकल रिपोर्ट इसको बनाए। ये मेडिकल ओपिनियन है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, एक डॉक्टर की राय है, एक डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। इस तरह इसको मैंने भी आपको समझाया था कि ये एक्चुअली ये चीज़ है। एक डॉक्टर है, वो राय दे रहा है, किसी भी 70 साल 60 साल के आदमी के बारे में ऐसी राय लिखी जा सकती है। नॉर्मली 70% लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो ये एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, एक मेडिकल ओपिनियन है। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एक अलग चीज़ है, उसमें बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो मौजूद नहीं है, तो इसको नामुकम्मल करार दे दिया है, यही कहते हुए बोर्ड ने कि जनाब ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे पास ना गांव में एक छोटा सा फार्म हाउस है, वहाँ हमारे पास डक्स थी, ये बत्तख जो होती हैं। तो गीदड़ों का एक गौल आ गया, उसने एक दफ़ा हमला किया, हमारी कुछ बतखें ले गया, दूसरी दफ़ा आया जो बाकी बची वो भी ले गया। हम लोगों ने थोड़ी सी प्रोटेक्शन की, लेकिन वो गीदड़ हैं, वो तेज़ हैं, वो ले गए। फिर उसके बाद वो कोई हमारी मुर्गियाँ ले जाते हैं, कभी कुछ, फिर बकरियों का एक बच्चा है वो भी ले गए वो। तो इस तरह हमें बार बार नुकसान हुआ। मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे कि गीदड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस इलाके में, तो इनको मार के भगाना पड़ेगा, और कुछ को मारना भी पड़ेगा, मजबूरी है। तो हम आपस में बात कर रहे थे, मेरा 4 साल का बेटा है, छोटा सा, तो उसने मुझे कहा बाबा सबको मारते क्यों हैं, एक को मार के वहाँ लटका दें, बाकी डर के भाग जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने बल्कि अपने फादर को ये बात बताई, तो उन्होंने भी मुझे कहा, उन्होंने कहा इतनी सी बात है, 4 साल के बच्चे को समझ आती है, हमारी रियासत को समझ नहीं आती कि एक को मार के लटका दें ये सारे भाग जाएंगे, एक को निशाने इबरत बना दें ये सारे भाग जाएं। कॉमन सेंस की बात है। अब पता नहीं गीदड़ों पे अप्लाई होती है नहीं होती, लेकिन बंदों पे होती है। वो छोटे से 4 साल के बच्चे को इस बात की समझ है कि एक को मिसाली सज़ा दे दें और उसको इबरत का निशान बना दें, बड़े वाले गीदड़ को, बाकी सारे भाग जाएंगे, बच्चे बच्चे इधर को नहीं आएंगे, फिर ये उसको लगता है। तो पाकिस्तान में किसी एक भी ऐसे बड़े एलीट क्लास के तगड़े बंदे को बड़ी सज़ा दी गई है क्या? नहीं दी गई। किसी को ऐसी सज़ा नहीं दी गई जो इसको आप कहें कि वो मिसाली सज़ा है। सबको मिसाली रिलीफ मिला है। यानी अब हो ये रहा है कि बजाय मिसाली सज़ा देने के किया ये जा रहा है कि मिसाली रिलीफ दिए जा रहे हैं, और वो जो मिसाली रिलीफ हैं वो हौसला देते हैं बाकी गीदड़ों को या बाकी जो ऐसे अनासर हैं उनको कि वो आएँ और आकर अपना शिकार जारी रखें। तो ये एक छोटी सी बात थी, वो मेरे दिमाग में आई, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब आए जी, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक तारीखी कदम उठाने जा रही है हुकूमत वक्त। करने क्या जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया है। अब ये केस ही इतना मज़ेदार है, वहाँ चपड़ासियों के अकाउंटों में अरबों रुपए जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब अगर ये केस पूरी कौम देख रही होगी तो इंसाफ की जो श्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और लोगों को नज़र तो आए ना कि एक्चुअली उनके लीडर करते क्या हैं। वहाँ अदालत के अंदर जवाब किस तरह के देते हैं, वहाँ सवालात किस तरह के उठाए जाते हैं,
वहाँ एलिगेशंस किस तरह के लगते हैं। बाहर आकर ये मीडिया खेलते हैं, अदालत के अंदर क्या चल रहा है वो अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए से, अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के ज़रिए से अपना मनपसंद तरीके से उसको रिपोर्ट करवा देते हैं। जैसा कि बरतानिया वाले केस में रिपोर्ट करवा दिया कि शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन गए, रिपोर्ट करवा दिया कि शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई, हालांकि शहबाज शरीफ का वो केस ही नहीं था। वो मैंने आपको बताया उसके अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि उसमें और पोल खुल रहे हैं। वो 500 सफ़े हैं, वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसमें नई चीज़ें निकलेंगी जिसको शरीफ खानदान छुपाना चाहता था। तो बात यह है कि अब इस केस को लाइव दिखाया जाए, इस हवाले से करारदाद लाई जाएगी। कानूनी और सियासी महाज के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जा रही है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि शहबाज शरीफ के ओपन एंड शट केस की बराह रास्त कवरेज होनी चाहिए। इस सिलसिले में हुकूमती अरकान ने करारदाद की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ को चाहिए वो खुद कहें कि लाओ, वो कहते हैं ना मैंने एक धैले की करप्शन नहीं की। वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा ईमानदार आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है और मेरे ऊपर सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। तो शहबाज शरीफ को चाहिए कि अपने केस को अदालत के अंदर जब वो चल रहा हो तो उसको पब्लिक के सामने रखें, दुनिया को सुनाएं कि वो कैसे बेगुनाह है, दुनिया को बताएं कि शहबाज शरीफ ने कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं किया है। शहबाज शरीफ के लिए सुरखरू होने का, अवाम की नज़रों के अंदर हीरो बनने का इससे बड़ा कोई मौका नहीं है, अगर तो वो करप्ट नहीं है तो। लेकिन अगर वो करप्ट है, उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो एलिगेशन दुरुस्त साबित होते हैं, तो ऐसी सूरत में वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये केस पब्लिक को बराह रास्त दिखाया जाए, क्योंकि उससे उनका पोल खुल जाएगा। अगर तो वो करप्ट है तो वो ये चाहेंगे कि ये केस बराह रास्त ना दिखाया जाए, बल्कि हम बाहर आकर जो कहें वो चीज़ मीडिया पे रिपोर्ट हो। हम आकर कहें हमसे बदला लिया जा रहा है, हम आकर कहें कि निज़ाम बिक गया है, हम आकर कहें कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, हम आकर कहें और वो बातें हमारे मनपसंद सहाफ़ी भी कहें जो हम चाहते हैं। तो पूरे के पूरे सिस्टम को हम लपेट के इस चीज़ को अपने हक़ के लिए इस्तेमाल करें। अगर तो वो करप्ट है तो वो ये चाहेंगे, और अगर वो करप्ट नहीं है और अगर वो ईमानदार हैं और अगर उन्होंने बेईमानी और करप्शन नहीं की है तो वो चाहेंगे कि उनका केस जो है वो लाइव पूरी दुनिया देखे बराह रास्त, और दुनिया को पता चले कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है और वो पूरी कौम के सामने सुरखरू हों। वैसे हुकूमत इसके ऊपर करारदाद ला रही है, अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत की मदद करे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह है और उनकी बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। जो ये करारदाद बनाई जा रही है, इसमें अब शहबाज शरीफ साहब को वो चाहती है हुकूमत के असम्बली में बात भी नहीं करने देंगे फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद, क्योंकि उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात की फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। मेरे ख्याल में जब तक वो मुजरिम नहीं बन जाते, मुलजिम से फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद भी वो मुलजिम रहेंगे, उनके ऊपर इल्ज़ाम है। जब तक वो साबित नहीं हो जाता, जब तक वो मुजरिम नहीं बन जाते, तब तक उनके पास अपोजिशन लीडर का ओहदा भी है और तब तक वो इस ओहदे के मुताबिक, यानी वो अहल भी है ना अहल तो नहीं हुए, सज़ा होने के बाद होंगे, तो वो तब तक अपने काम कर सकते हैं। उनको ज़बरदस्ती रोकना दुरुस्त इक़दाम नहीं होगा। अमेरिका ने एक बहुत अनोखा काम किया, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि ये इंटरनेशनल ख़बरें हैं। अमेरिका के पास से $7 अरब मुंजमद पड़े हैं अफ़गानिस्तान के। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने और उनकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इन पैसों में से $3.5 अरब अफ़गानिस्तान को दिए जाएंगे और $3.5 अरब दे दिए जाएंगे उन मुतासरीन को जिनका 9/11 के वाक़े में नुकसान हुआ था। यानी आज 9/11 के वाक़े को लगभग 21 साल हो गए हैं, अभी तक अमेरिकन हुकूमत ने क्या उनको कुछ नहीं दिया। अब ये $3.5 अरब जो गरीबों का पैसा है, ये पैसा जो अफ़गानिस्तान में भूख है, गुर्बत है, अफलास है, परेशानी है, वहाँ नहीं दे रहे, आधा पैसा फिर अपने मुल्क के अंदर बांट रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, आधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ दे अपने आनू। वो इसी तरह का अमेरिका ने काम किया है कि वो रेवड़ियाँ भी अपने में बांट रहा है। यानी $3.5 अरब कहते हैं जी अपने लोगों में बांटेंगे, $3.5 अरब वो 4 करोड़ जो अफ़गानी है उनको देंगे, और वो $3.5 अरब जो है उसके बारे में कह रहे हैं जी अदालत जब भी हमें हुक्म देगी हम वो दे देंगे, और उसको देने का तरीका ये है कि हम तालिबान के हाथ कोई पैसा नहीं लगने देंगे। अमेरिका ने एक और दावा किया है। अमेरिका का दावा ये है कि बहुत जल्दी रूस यूक्रेन पर अटैक करने वाला है, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये अटैक हो जाएगा बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान ही, और इस वक्त विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में चल रहे हैं, यानी आने वाले चंद दिनों में अमेरिका को लगता है कि ये अटैक हो जाएगा। इसी के पेश नज़र अमेरिका ने एक हुक्मनामा जारी किया है,
और फौरी तौर पे ये कहा है कि जितने भी अमरीकी इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन में, वो फौरी तौर पे यूक्रेन को छोड़कर निकल जाएं। उन्होंने ये मशवरा दिया है और ये कहा कि मशरकी यूरोप में बहुत तेज़ी से हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए यूक्रेन में बाकी बचे तमाम अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है तो इस सूरत में वो अमरीकियों को बचाने के लिए वहाँ फ़ौज नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में से एक के साथ निमट रहे हैं। ये बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है और ख़ित्ते में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल सकती है। बहरहाल उनको लगता है कि फ़ौरन हमला होने वाला है और हालात में से इतने अच्छे हैं भी नहीं। यूक्रेन तो ये कहता है कि हमारी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इनके जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर, वो नाकाम हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मॉस्को में। रूसी वज़ीर ख़ारजा उसको छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा बरतानिया का रवैया साम्राज्य वाला है। रवैया वही है जैसे कोई अपनी छोटी रियासत के अंदर आता है या अपने मफतूआ इलाकों में आता है और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो ऐसे नहीं बनेगा। रूस को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, रूस को दबाने की कोशिश ना की जाए और डराने और धमकाने की कोशिश भी ना की जाए। तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का और फिर बाद में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ से चली गई। ये सिचुएशन है यूक्रेन की, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।